बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम सेक्शन 8 से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी फैमिली लॉज की जो सीरीज़ है लेक्चर की वो हमने स्टार्ट की है। आज का हमारा लेक्चर 2 है जिससे हम सेक्शन 8 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। फैमिली कोड एक्ट 1964 हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली जो है वी हैव कवर्ड फैमिली कोड एक्ट 1964 फ्रॉम प्रेम्बल टू सेक्शन 7, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किए। आज हम जो है एक अहम सेक्शंस की तरफ जाएंगे और ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के साथ प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी शेयर कर रहे हैं जो लो स्टूडेंट्स को जिनके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स वीक होते हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करती हैं। और ये क्यों ज़रूरी है फैमिली कोड एक्ट? जब आप प्रैक्टिस में न्यूली इनरोल होते हैं तो आप जो ज़्यादा डिस्प्यूट देख रहे होते हैं वो सारे आपके पास फैमिली कोड के रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, डावर के, खुला के। तो सारे डिस्प्यूट अभी इंक्रीजिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। रिसेंट एक रिसर्च है कि लास्ट मंथ अराउंड 40,000 खुला के केसेस फाइल किए गए विद इन फैमिली कोर्ट। सो सेक्शन 8 हमारे पास डील करता है इंटीमेशन ऑफ डिफेंडेंट। इंटीमेशन टू डिफेंडेंट, इंटीमेट का मतलब है इन्फॉर्म करना, नॉलेज देना, किसी कोई चीज़ किसी बात को कन्वे करना, इंटीमेट करना। When a plaint is presented to a family court, it shall fix a date of not more than 30 days for the appearance of the defendant। पहली चीज़ आ गई, जब भी आप हमारे यहाँ जब केस दाखिल करते हैं, कोर्ट केस को एडमिट करते हैं और 30 डेज़ की जो है डेट लगाता है, जो डेट 30 डेज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरू में एक वर्ड यूज़ किया था कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, हमने वो पर्पस माइंड में रखना है। इसमें सिविल कोड की तरह नहीं कि आपने लंबा उसको केस को लेके चलना है या एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करना है। अगर कोई चीज़ आपको लॉन्ग डेट मिल रही है तो आपने ये बात आर्ग्यू करनी है कि दिस लॉ वाज इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ डिसॉल्विंग द फैमिली डिस्प्यूट एक्सपीडिशियसली। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हमारा बी है सब सेक्शन 1 का, शेल इशू समन्स टू द डिफेंडेंट टू अपेयर ऑन द डोर स्पेसिफाई। समन इशू होंगे कोर्ट आपको, ये तो हमारा प्रैक्टिकल प्रोसेस है। जब आप केस दाखिल करते हैं, केस एडमिट हो जाता है, एडमिट होने के बाद कोर्ट समन इशू करती है डिफेंडेंट के लिए, थ्रू बेलिफ होता है। फिर आप उसके TCS कराते हैं। फिर उसके बाद अगर उसके बाद भी डिफेंडेंट नहीं आते फिर आप पब्लिकेशन कराते हैं, उसकी पेस्टिंग कराते हैं, न्यूज़पेपर में उसकी पब्लिकेशन होती है, फिर घर के बाद पेस्टिंग होती है। फिर आप ये सारे मोड्स जो हैं फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू अभी सर्व कराते हैं नोटिस। 6 मोड ऑफ सर्विस हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब सबसेक्शन 1 का हमारे पास क्लोज सी है, वो कहता है शेल जो प्लांट है फैमिली कोड क्या करेगा कि शेल विद इन 3 days ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट सेंड टू ईच डिफेंडेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट हमारे पास कौन सी है? पाकिस्तान पोस्ट जो रजिस्टर्ड है। एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय करियर सर्विस और बाय बोथ, हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि हम दोनों करते हैं। अ नोटिस ऑफ द सूट टुगेदर विद द कॉपी ऑफ प्लान, अ कॉपी ऑफ स्केड्यूल रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7 एंड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड लिस्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ द सेट सेक्शन। अब इनने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपने सप्लाई करनी है, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये होती है कि आप जब केस का नोटिस अप्लाई करते हैं, सिर्फ केस का नोटिस होता है जो आप सर्व करते हैं डिफेंडेंट पे। बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जब डिफेंडेंट आते हैं उनकी कॉपीज़ मौजूद होती है, वो वहाँ से उनकी अप्रूवल लेके और रिसीव लेके आपको कोर्ट के जो स्टाफ है वो आपको देते हैं। ये प्रैक्टिस है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में ये। अब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की या प्रैक्टिस में आया और आप इस तरह सप्लाई कर दें और बाद में आपको पता हो कि इस तरह नहीं है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल इंसाइट्स हमेशा एक की रोल प्ले करती हैं। देन सबसेक्शन 2 हमारे पास है एवरी समन इशूड अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शेल बी अकम्पनीड बाय द कॉपी ऑफ प्लान, अ कॉपी ऑफ स्केड्यूल रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7 एंड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लिस्टेड रेफर्ड। अगेन यहाँ वर्ड यूज शेल, बट अगेन आई हैव टोल्ड यू व्हाट प्रैक्टिस इज बीइंग डन हेयर। अगर आप कर लें अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो ये चल रही है। अब सबसेक्शन 4 आ गया हमारे पास, सर्विस ऑफ द प्लांट एंड इट्स अकम्पनीमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लोज बी और क्लोज सी ऑफ सेक्शन 1 शेल बी डीम्ड टू बी ड्यू सर्विस ऑफ द प्लांट अपॉन द डिफेंडेंट। ठीक है, अगर उस तरह आप सर्विस कर देते हैं तो वो एक ड्यू सर्विस कराई जाएगी और सर्विस गुड कंसिडर होगी, ये मैंडेटरी सर्विस कंसिडर होगी। अब उसके बाद सबसेक्शन 5 है सेक्शन 8 का, एवरी नोटिस एंड इज अकम्पनीमेंट एंड क्लोज सी ऑफ सेक्शन 1 शेल बी सर्व एट द एक्सपेंस ऑफ द प्लांटिफ, द पोस्टल चार्जेस ऑफ सच सर्विस शेल बी डिपॉजिट बाय द प्लांटिफ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्लांट। अब जो पोस्टल चार्जेस के जिसके वो हैं वो सारे प्लांटिफ को कॉस्ट जो है प्लांटिफ ने बेयर करनी है, और बाकी जो एडिशनल वे ऑफ मेथड हैं जो नोटिस की कॉस्ट है, उसके अलावा जो है फर्दर आपका बेलिफ नोटिस लेके जाता है उसकी कॉस्ट भी आपने डिपॉजिट करनी है विद इन बेलिफ।
अब यहाँ हमारे पास सेक्शन 9 आ गया, रिटन स्टेटमेंट। आपने CPC में पढ़ा होगा हमारे प्लीडिंग्स किसे कहते हैं। कोई भी हमारा सूट हो वो कंपोज करता है प्लांट WS, तो ये दोनों मिलकर प्लीडिंग्स बनाते हैं। जब हमने प्लांट की बात की तो WS की भी बात होनी चाहिए। ऑन द डेट फिक्स अंडर द क्लोज A ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 द प्लेंटिफ and the defendant shall appear before the family court, and the defendant shall file his written statement and attach therewith a list of his witnesses along with a precise of the evidence of each witness is expected to give। similar procedure जो कि आपने फैमिली कोर्ट ने 30 डेज़ की डेट लगानी है। फर्स्ट डेट जो है 30 डेज़ की लगेगी। 30 डेज़ की जो डेट फिक्स की गई उस पर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों अपेयर होंगे। प्लेंटिफ अपना पावर फाइल करेंगे, उसके बाद जो कोर्ट प्लेंटिफ को डायरेक्शन, डिफेंडेंट को ये डायरेक्शन देगी कि आप जो है इसमें WS फाइल करें, अपना जवाब दें कि आप इस केस में क्या कहते हैं, आपके क्या फैक्ट्स हैं। फिर जो आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलेवेंट विटनेस हैं, उसकी लिस्ट, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट, जो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद नहीं है उसकी लिस्ट, वो सारी जो है आप उसी अपनी प्लान के WS के साथ आप एनेक्स करें या अटैच करें। A defendant husband may, where no earlier suit for restitution of conjugal right is pending, claim for a decree of restitution of conjugal rights in his written statement for a suit for dissolution of marriage or maintenance, which shall be deemed as a plan and no separate suit shall lie for it। अब यहाँ पे इन्होंने एक और एक्सेप्शन क्रिएट कर दी रिस्पोंडेंट्स के लिए। हमारे यहाँ पहले सेक्शन 2 है और हमारे पास ऑर्डर 2 है CPC का कि हर सेपरेट कोर्स ऑफ एक्शन या जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं, डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन है, उन पे डिफरेंट सूट होना चाहिए, सेपरेट सूट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्योंकि इनने सूट जो है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करना है, अगर जो है जब शोहर जो है WS आके फ़ाइल करेगा उससे पहले उसने कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो सूट होता है मियाँ बीवी को आपस में मिलाने के लिए होता है, अगर वो अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेट हो चुके हैं, तो शोहर ने अगर वो पहले केस किसी कोर्ट में फ़ाइल नहीं किया हुआ और बीवी ने सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फ़ाइल किया, तो उसमें जो है इसी केस के अंदर ही जो है शोहर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल कर सकता है। और ये दो कनेक्टेड केस एक ही साथ चलेंगे, जिसमें अब जो केस शोहर दाखिल करेगा कॉन्जुगल राइट्स का, उसमें शोहर प्लेंटिफ हो जाएगा और वाइफ डिफेंडेंट हो जाएंगी। सेपरेट सूट आपने फाइल नहीं करना। देन हमारे पास सबसेक्शन 1B है कि अ डिफेंडेंट वाइफ में इन द रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मेक अ क्लेम फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला विच शैल बी डीम एज अ प्लांट एंड नो सेपरेट सूट शैल लाई फॉर इट। अब जो वाइफ हैं वो क्लेम कर सकती हैं कि आप मैरिज डिसॉल्व की जाए और वो उनका जो सूट होगा वो प्लान डिक्लेयर होगा और उसमें जो हस्बैंड है वो डिफेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि उनका खुला का क्लेम है, और हस्बैंड का जो कॉन्जुगल राइट्स का क्लेम है उसमें हस्बैंड प्लांटिफ हैं, वाइफ डिफेंडेंट हो जाएंगी। Provided that proviso of subsection 4 of section 10 shall apply where decree for dissolution of marriage is to be passed on the ground of FOLA। जो proviso है हम subsection 10 का देख लेंगे क्या है। Where a defendant, अब subsection 2 आ गया हमारे पास, where a defendant relies upon a documentation in possession or power he shall produce a copy of thereof। वो copy produce करेंगे, जो document relevant है, जो उनकी power में है, उनके control में है, वो पेश करना है। Where he relies on any other document not in possession, वो भी आपने जो आपकी possession में नहीं है आपने वो WS की लिस्ट सप्लाई करनी है, लिस्ट में लिख देना है उसकी रेलेवेंसी और किसके पास है और क्यों रेलेवेंट है, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। कॉपी ऑफ रिटन स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड प्रिसाइज ऑफ एविडेंस रेफर इन सबसेक्शन 1 एंड डॉक्यूमेंट रेफर इन सबसेक्शन 2 शैल बी गिवन टू प्लेंटिफ एज एजेंट। अब जो चीज़ें डिफेंडेंट फाइल करेगा, जो सबमिट कराएगा, उस सारों की कॉपीज़ जो है सिमिलरली प्लेंटिफ को दी जाएंगी, जितने प्लेंटिफ्स हैं उन सबको सप्लाई की जाएगी। अब हमारे पास दो सिनेरियो आ गए। हमेशा हर केस के दो सिनेरियो होते हैं। एक वो सिनेरियो जब डिफेंडेंट अपेयर हो, नोटिस आपने सर्व करा दिए, सर्विस हेल्ड गुड हो गई है, जो 6 मूड्स आपको बताए थे, नोटिस के 6 मूड्स हैं, इनको कराने के बाद कोर्ट डिक्लेयर कर देते हैं सर्विस इज़ हेल्ड गुड, सर्विस जो है डिफेंडेंट पे सर्व हो गई है, नोटिस सर्व हो गए, सारे जो प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो गए, और उसके बाद भी डिफेंडेंट नहीं आता, फिर क्या प्रोसेस है। पहला प्रोसेस तो मैं ये अब सारा प्रोसेस बताया ये किसका है, ये हुआ भाई जब डिफेंडेंट आ जाते हैं। जब नहीं आते फिर क्या प्रोसेस है। इफ़ डिफेंडेंट फेल्स टू अपेयर ऑन द डेट फिक्स बाय द फैमिली कोर्ट for his appearance, then if it is proved that the summon or notice was duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte, provided that where the family court has adjourned the hearing of the suit ex parte, the defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for a previous non-appearance, he may upon such terms the family court directs be heard in answer to suit if he appeared on due डे फिक्स फॉर अपेरेंस। अब इन्हें एक्सेप्शन क्रिएट कर दी कि अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि फैमिली कोर्ट जो समन जो है ड्यूली सर्व हुए, जैसे मैंने बताया डिफेंडेंट नहीं आया डेट फिक्स पे, तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी प्रोसीड करेगा, डिफेंडेंट को डिबार्ड कर देगा। लेकिन अगर जो है इसमें फिर एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट डे के लिए अर्जेंट कर देगा। अगर इसमें जिस नेक्स्ट डे के लिए एक्स पार्टी के लिए अर्जेंट हुआ है और डिफेंडेंट आ जाता है उस दिन और आगे गुड कॉज देता है कि मैं इस वजह से नहीं आ पाया, सफिशिएंट रीज़न देता है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है। वो डेट इस तरह प्रिज्यूम की जाएगी जो ओरिजिनली WS के लिए रखी हुई थी।
If it is not proved that the defendant was duly served as provided in subsection 4 of section 8, the family court shall issue fresh summons and notice to a defendant. सेम आगे अगर ये प्रूव नहीं किया जाता कि नोटिस सही तरह सर्व नहीं हुए, सही एड्रेस नहीं था, तो फ्रेश समन इशू होंगे. Subsection 6, in any case in which decree is passed ex parte against a defendant under this act, he may be applied within 30 days of a service of notice under subsection 1 of passing of a decree to the family court by which decree was passed for an order to set aside if he satisfy the family court he was not duly served or he was prevented for any sufficient cause. अब यहाँ पे बता दिया कि अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाती है, एक्स पार्टी ये होती है कि एक्स पार्टी का मतलब है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टी, इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी, जो उसकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो अपेयर नहीं हो सके. कोर्ट जो होता है जब डिफेंडेंट नहीं आते उसको डिबार्ड करके प्लेंटिफ की एविडेंस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आप एफिडेविट इन एविडेंस एक्स पार्टी प्रूफ पेश करते हैं. उस पर कोर्ट जो है कोर्ट जो है आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके केस आपका डिक्री कर देती है. अब डिफेंडेंट के पास एक चॉइस है कि विद इन 30 डेज़ अगर वो उस डिक्री के आ जाता है जो डिफेंडेंट जो कोर्ट ने की है और सफिशिएंट कॉज बता देता है, या ये बताता है नोटिस ड्यूली सर्व नहीं हुए, या ये बता देता है कि कोई सफिशिएंट कॉज था, कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सका, कोर्ट जो है अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकती है. और फैमिली कोर्ट क्या है, कोर्ट को सुनने के बाद अगर ये बात हो कि नोटिस सही तरह से नहीं हो तो दोबारा नोटिस सर्व करेगी और ये कर देगी कि अगर ये उसने इस्टेब्लिश किया है कि डिफेंडेंट जो है किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से नहीं आ सका, तो एक डेट फिक्स कर देगी अगेन और उसमें जो है उसी WS के लिए रख देगी. अब हमारा सब सेक्शन 7 है सेक्शन 8 का. द नोटिस ऑफ द पासिंग ऑफ एक्स पार्टी डिग्री रेफर्ड इन सबसेक्शन 6 शैल बी सेंट टू द डिफेंडेंट बाय द फैमिली कोर्ट टुगेदर विद अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री विद इन 3 days of passing a decree through process server by registered post, acknowledgement due through courier service or another manner it may deem fit. अब यहाँ एक और चीज़ बताई गई है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस में फॉलो नहीं होता. जो एक्स पार्टी की डिग्री है उसका नोटिस जो है डिफेंडेंट को भेजा जाएगा अलॉन्ग विद द डिग्री. जो है 3 ऑर्डर से, जिस दिन ऑर्डर पास होता है, डिग्री पास होती है, उससे 3 दिन वहाँ से लेके 3 दिन के अंदर विद इन 3 days का वर्ड हमारे यूज़ है. ये सप्लाई करनी है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या एनी अदर मोड. ये एक मैंडेटरी है लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस में चीज़ फॉलो नहीं होती. अब हमारे पास 10 आ गया प्री ट्रायल प्रोसीडिंग. आप सब ने सुना होगा कि व्हाट इज़ प्री ट्रायल प्रोसीडिंग. फैमिली कोर्ट में आप सुनते हैं कि आज केस इज़ फिक्स फॉर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग. प्री ट्रायल प्रोसीडिंग ये होती है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों आ जाते हैं, दोनों WS फाइल कर देते हैं. WS फाइल करने के बाद जो है कोर्ट की स्टेज है अगर हमारे पास नॉर्मल केस होता है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ पे चला जाता है. अगर हमारे पास ये केस है तो ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में चला जाता है. प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में कोर्ट जो है वाइफ और हस्बैंड को दोनों को साथ बिठाती है, उनमें जो है रिकन्सिलेशन कराने की कोशिश करती है, सुलह कराने की कोशिश करती है कि ये दोनों जो है रीयूनियन कर लें. अगर नहीं होती, उनमें रिकन्सिलेशन नहीं होती, कोर्ट जो है प्री ट्रायल फेल करा के नेक्स्ट डे पे जो है खुला ग्रांट कर देती है. When written statement is filed, the court shall fix an early date for the pre-trial hearing. Again, as explained, on the date fixed, the court shall examine the plan and WS, if any, the precise of the evidence document filed by the parties, and shall also, if deemed fit, hear the parties and their counsel. At pre-trial, the court shall ascertain the points at issue between the parties and attempt to fix a compromise or reconciliation between the parties if this possible. If no compromise or reconciliation is effected, the court shall frame the issues in the case and fix a date for recording of evidence. Provided that notwithstanding any decision and judgment of any court or tribunal, the family court in a suit for dissolution of marriage, if reconciliation fail, shall pass a decree for dissolution of marriage forthwith, and shall also restore the husband the haq received by the wife in consideration of marriage and time marriage. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 3-4 चीज़ें ने बता दी. कोर्ट WS फाइल करने के बाद प्री ट्रायल के लिए रखता है. प्री ट्रायल में कोर्ट जो है जो उनने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, प्लान WS को एग्जामिन करने के बाद, इशू एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है जो इश्यूज़ हैं. कोर्ट दोनों हस्बैंड और वाइफ को बैठाती है, उनका इशू रिजॉल्व करने की कोशिश कराती है. रिकन्सिलेशन अगर फेल होती हैं, कोर्ट जो है फिर इशू फ्रेम करेगी और एविडेंस के लिए डेट रख देगी. लेकिन अगर सिर्फ आपका केस खुला का है, ओनली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, आपका मेंटेनेंस का, कस्टडी का अदर केस नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, फिर हमारे पास एक्सेप्शन कहाँ प्रोवाइडेड है, प्रोवाइज़ो में सेक्शन 4 का हमारा प्रोवाइज़ो जहाँ लिखा है कि अगर सिर्फ खुला का केस है, कोर्ट प्री ट्रायल फेल होता है, उसके फ़ौरन कोर्ट जो है खुला की डिक्री इशू कर देगी और जो हक महर वाइफ ने अगर रिसीव किया है वो शोहर को रिटर्न करा देगी या उससे जो है उसको रिस्टोर करा देगी. तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है. फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस तरह होगा, एक ये हमारी एडिशनल स्टेज है फैमिली कोर्ट में जो हमारे पास सिविल कोर्ट में नहीं होती प्री ट्रायल की. आफ्टर द प्री ट्रायल जो अगर फेल होता है, देन केस विल प्रोसीड टू रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़.
अब हमारे पास है कि एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑन द डेट फिक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस द फैमिली कोर्ट शैल एग्जामिन द विटनेस प्रोड्यूस बाय द पार्टीज इन such order as it deemed fit. The court shall not issue any summon for the appearance of any witness unless within 3 days of framing of issues any party intimates the court that it desires a witness to the summon through the court and the court is satisfied it is not possible or practicable for such party to produce a witness. The witness shall give their evidence in their own words. अब ये है कि कोर्ट जो है किसी भी विटनेस को अपेयर होने का समन नहीं देगी और जब तक के वो इशू फ्रेम होने से 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी जो पार्टी है वो रेलेवेंट विटनेस की डिटेल ना दे दें कि विटनेस ऐसे नहीं आ सकते, इसको कोर्ट के समन के थ्रू बुलाया जाए, तो फिर जो है उनको बुलाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बुलाया जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि प्रोवाइडेड द फैमिली कोड में फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच इट रिगार्डेड इनडिसेंट, स्कैंडलस और फ्रिवलस विच इट अपीयर टू बी इंटेंडेड इंसल्ट एन आई और नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म। 3A, the family court, if so deemed fit, put any question to any witness for purpose of elucidation of any point which it consider material in the case. अब फैमिली कोर्ट जो है वो भी विटनेस से कोई सवाल पूछ सकती है जिसकी नज़र उन्हें लगे कि किसी पॉइंट की क्लैरिफिकेशन के लिए जो मटेरियल पॉइंट है, मटेरियल केस के लिए वो मटेरियल है, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए वो विटनेस से सवाल पूछ सकती हैं। अब यहाँ हमारे पास एक और एक्सेप्शन आती है कि द फैमिली कोड में परमिट्स द एविडेंस ऑफ एनी विटनेस टू बी गिवन बाय मींस ऑफ एन एफिडेविट प्रोवाइडेड द कोर्ट डीम फिट में सच कॉल अ विटनेस फॉर द पर्पस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग सबसेक्शन 3। अब नॉर्मल हमारे पास जो प्रोसीजर है एविडेंस रिकॉर्डिंग का वो ये होता है कि अब जो प्लेंटिफ होता है वो आता है एग्जामिनेशन इन चीफ जो है एग्जामिनेशन इन चीफ पे उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होती है पूरी, उसका वकील उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कराता है, फिर उसके बाद डिफेंडेंट्स को क्रॉस एग्जामिन कराता है। लेकिन फैमिली कोर्ट में हमें इन्हें प्रोविजन दिए कि जिसकी एग्जामिनेशन चीफ आपकी पूरी स्टेटमेंट कोर्ट में लिखाते हैं वही जो है आप एफिडेविट पे जो है वो सारा एविडेंस आप लिख के ला के कोर्ट में जमा करा देते हैं, उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एनेक्स करा देते हैं। इससे होता है ये टाइम भी सेव होता है। फैमिली कोर्ट में हमारे पास यही प्रैक्टिस एडोप्ट होती है, यही प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ पर वर्ड में है लेकिन प्रैक्टिस में एज अ शेल यूज़ होता है और वर्ड मे कैन बी यूज शेल, दे बोथ कैन यूज़ इंटरचेंजेबली। तो प्रैक्टिस में जो है कंपलसरी है, मे की चॉइस नहीं है, आपको एविडेंस ही फाइल करना पड़ता है। उसके बाद जो डिफेंडेंट है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेता है। जब एविडेंस फाइल हो जाता है उसकी कॉपी डिफेंडेंट को मिल जाती है और डिफेंडेंट उसको विटनेस को जो है उसको बुला के उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेता है। सिमिलरली अगर डिफेंडेंट के विटनेस हैं उसने भी एविडेंस फाइल करना है। अब कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आ गया। आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ साइड द फैमिली कोर्ट शैल मेक अनदर एफर्ट टू effect a compromise or reconciliation between the parties within a period not exceeding 15 days। अगर आप ट्रायल कंक्लूड हो गया, आपके एविडेंस चल गए हैं, इश्यूज़ जो फ्रेम हुए उसके रिस्पेक्ट में जज ने एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया, फैमिली कोर्ट जो है एक और एफर्ट करेगी किसकी, कंप्रोमाइज़ की, रिकन्सिलेशन की, विद देन जो है 15 दिन के अंदर 15 दिन एक्सीड नहीं हो। इफ़ अ सच कंप्रोमाइज रिकन्सिलेशन नॉट पॉसिबल फैमिली कोर्ट शैल अनाउंस इट जजमेंट एंड गिव अ डिग्री। अगर वो पॉसिबल नहीं है फैमिली कोर्ट जो है डिग्री दे दे। नॉर्मली जो है वो आफ्टर द इश्यूज़ जो है पार्टी तभी जब प्री ट्रायल फेल हो जाता है और ड्यूरिंग द जब प्रोसीडिंग चल रही होती है तो उनके बिहेवियर से कोर्ट को आइडिया हो जाता है कि इन मियाँ बीवी में पॉसिबल नहीं है रिकन्सिलेशन कराना, तो ये अटैम्प्ट नहीं की जाती। 12A हमारे पास है केसेस टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन स्पेसिफिक पीरियड फैमिली कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ अ केस इंक्लूडिंग अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। Provided if a case is not disposed within 6 months, either party shall have a right to make application to a high court for necessary direction। अब यहाँ हमारे पास टाइम लिमिटेशन आ गई कि फैमिली कोर्ट एक्सपीडिशियस डिस्पोजल है, उसका केस जो है विद इन 6 months डेवलप डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है हाई कोर्ट में कि नेसेसरी डायरेक्शन दी जाए कोर्ट के डिस्पोजल के लिए। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो दूसरी पार्टी के लॉयर होते हैं या अदर तरफ से होते हैं, पार्टीज़ क्या डिले टैक्टिक्स खेलती हैं, इतनी एप्लीकेशंस ला के फ़ाइल कर देती हैं, एप्लीकेशन पे अपेयर नहीं होती है, वो एप्लीकेशन के रिप्लाई के लिए वो एप्लीकेशन रखी होती हैं, इतनी डेट एक्सपेंड हो जाती हैं। तो अगर इसी केस में आप हाई कोर्ट पे एप्लीकेशन देते हैं तो इसको आप जो है एडजस्ट करा सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट से आप डायरेक्शन ले सकते हैं। अब हमारे पास सेक्शन 13 है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज। डिक्री किस तरह इन्फोर्स की जाएगी। जब भी कोर्ट का ऑर्डर होता है जजमेंट आती है, एप्लीकेशन पे ऑर्डर आता है, जब प्लान होती है उस पर आपकी जजमेंट आती है, जजमेंट पे आपका जो है डिक्री बनती है। डिक्री क्या होता है, कंक्लूसिव फॉर्म ऑफ जजमेंट होती है जिसमें जो राइट्स होते हैं वो कंक्लूसिव फॉर्म में लिखे होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होती। अब बेसिकली जो राइट स्पेसिफिकली डिटरमिन होते हैं, डिक्री एग्जीक्यूट होती है। A family court shall pass a decree in such form in such manner as prescribed and shall entertain its particular and prescribed register.
If any money is paid or any property is delivered in the presence of family court and satisfaction of decree shall enter the effects of the payment. जो ठीक है, फिर where a decree relates to the payment of money and the decreeable amount is not paid within a time specified not exceeding 30 days, the court shall, if so direct, be recovered as an area of a land revenue, and recovery shall be paid to the decree holder. The decree shall be executed by the court passing it on such other civil court as the district judge may, by special general order, direct. A family court may, if deems fit, direct any money to pay under the decree, pass it by paid on such as installment deemed fit. तो हमारे पास 3 से 4 मैनर प्रोवाइड कर दी। पहली बात तो डिक्री उसी कोर्ट में फ़ाइल होती है जिसने डिक्री दी होती है। आप एग्जीक्यूशन कोर्ट हम उसे कहते हैं, उसमें आप फाइल करते हैं एग्जीक्यूटिंग ऑफ डिक्री। उसमें आप जो है फैमिली कोर्ट उनके अगर वो जो अमाउंट है डिक्रील अमाउंट है मेंटेनेंस का, अगर वो नहीं किए जाते तो फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच ये सारे प्रोसेस फॉलो करके डिक्री जो है इम्प्लीमेंट कराई जाती है। और अगर कोर्ट ये समझे कि डिफेंडेंट के हस्बैंड के जो हालात हैं उस तरह नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट में जो है सो डिक्री कंप्लाई करने की, इसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर कर देती है। अब अपील्स आ गया। अपील्स एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन है जुडिशल जेएम का, उसके खिलाफ अपील कहाँ होगी। हमारे पास यहाँ 2 सिनेरियो हैं कि द हाई कोर्ट where the family court is presided over by the district judge, additional district judge, or person notified by the government judge of a rank of status of district judge. In district to be district court in any other cases, no appeal shall lie from a decree passed by family court. अब हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई। पहले तो अपील किसके फाइल होगी। अगर जो फैमिली जज है, फैमिली जज में हमने ओरिजिनली डिस्कस किया था कि 3 जज बैठ सकते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड जेएम। अगर उस फैमिली कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठा हुआ है, ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ है जो इन दोनों के ग्रेड का, इन दोनों के लेवल का है, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। अगर जो है फैमिली कोर्ट जो है प्रेसाइडेड बाय मैजिस्ट्रेट है तो देन अपील विल बी लाई टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हमारे यहाँ एक और सिनारी, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय फैमिली कोर्ट फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर रीजन स्पेसिफाइड इन क्लोज डी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ठीक है, आप अब यहाँ पे लिख दिया है कि कोई भी किसी भी डिक्री के खिलाफ अपील लाई नहीं करेगी एक्सेप्शन किसके केस में, नो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केस में अपील लाई नहीं करेगी। एक्सेप्शन क्या है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में, सेक्शन डी का क्लोज सेक्शन 2 का क्लोज डी है जिसमें कुछ ग्राउंड लिखे गए हैं, उस पर अपील लाई करेगी। फॉर डावर और डावरी नॉट एक्सीडिंग ₹30,000, अगर जो हक महर है या जहेज़ है वो 30,000 से ऊपर नहीं, उस केस में अपील लाई नहीं करेगी। फॉर मेंटेनेंस ऑफ ₹1,000 और लेस पर मंथ, अगर 1,000 से कम का अमाउंट है तो उस पर भी अपील लाई नहीं करेगी। और एक और चीज़ कि नो अपील और रिवीजन शेल लाई अगेंस्ट इंटरम ऑर्डर पास बाय फैमिली कोर्ट। अगर फैमिली कोर्ट जो है कोई भी इंटरम ऑर्डर पास करती है उसके खिलाफ कोई अपील, कोई रिवीजन अलाउ नहीं करेगी। तो एक बहुत बड़ी ये सारे पर्पस, ये इतनी लिमिटेशन लगाने का पर्पस, क्योंकि जब अपील में कोई केस जाता है तो जो ओरिजिनल केस है वो उसको डिले हो जाता है, उसमें काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये अपील कोई भी इंटरम ऑर्डर है, जैसे 17A का इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, बच्चों की कस्टडी का ऑर्डर है, तो इसके खिलाफ जो है इंटरम ऑर्डर्स के खिलाफ जो है कोई अपील, कोई रिवीजन लाई नहीं करेगी। अब पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन द विटनेस, फैमिली कोर्ट को पावर दी गई है कि फैमिली कोर्ट जो है विटनेस को भी समन कर सकते हैं, और कोई भी रेलेवेंट विटनेस है तो फैमिली कोर्ट के पास जो पावर है उसको कोर्ट समन कर सकती है, लेकिन जो उसके एक्सपेंस है वो पार्टी अफोर्ड करेगी, पार्टी बेयर करेगी, जो पार्टी उसको बुला रही है। अब सेक्शन 16 आ गया कॉन्टेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट की भी कॉन्टेम्प्ट है, अगर फैमिली कोर्ट की कोई डायरेक्शन है उसे कंप्लाई ना किया जाए तो फैमिली कोर्ट किस तरह कॉन्टेम्प्ट ले सकती है। अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट इफ़ ही हैज़ विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, अगर विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज़, लॉजिकल रीजनिंग उसने ये सारे काम किए, ऑफर एनी इंसल्ट टू द फैमिली कोर्ट, cause any interruption in the work of family court, misbehave with any person in the court premises, refuse to answer any question put by the family court, refuse to take oath to state truth, any statement made by him the false cause, and the family court may forward to try such person for such complaint and sentence him to fine not exceeding ₹2,000। ये सारे एक्ट हैं कोर्ट में जो है कोर्ट को इंसल्ट करे, कोर्ट का मजाक बनाए, वर्क में कोर्ट का जो काम है उसमें इंटरप्शन क्रिएट करे, खलल क्रिएट करे, उसके बाद जो है मिसबिहेव करे कोर्ट के किसी बंदे के साथ, किसी ऐसे सवाल का जवाब ना दे जो उससे पूछा जाए, और जो है हलफ लेने से मना करे या जो है कोई स्टेटमेंट साइन करने से मना करे। सारे जो एक्ट्स हैं अगर ये बगैर किसी लॉजिकल रीजनिंग के करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की जा सकती है। अब हमारे पास जो है सेक्शन 17 है प्रोविजन ऑफ एविडेंस एंड CPC जो है नॉट अप्लाई। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स है कि फैमिली कोर्ट में जो है CPC की जो प्रोविजंस हैं, एविडेंस एक्ट की जो है CPC की हैं वो अप्लाई नहीं करेगी, अनलेस जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया जाए वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी। मैं थोड़ा रीडिंग करके बताता हूँ। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ कानून शादत
एक्सेप्ट सेक्शन 10 and 11 shall not apply to proceeding before family court act in part of schedule 1। कानून शहादत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किसी भी दूसरे सेक्शन के अंदर अप्लाई नहीं होंगी एक्सेप्ट सेक्शन 10 और 11। सेक्शन 10 और 11 की जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर कानून शहादत अप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सेक्शन 8 to 11 ऑफ ओथ एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द फैमिली कोर्ट, ये अप्लाई होगा। फिर हमारे पास सेक्शन 17A आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 17A क्योंकि ये डील करता है इंटरिम ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस का। जब आप फैमिली कोर्ट में केस दाखिल करते हैं, WS आ जाता है, तो केस तो काफ़ी लंबा चलना है, आपने मेंटेनेंस का दावा किया है, लेकिन जो आपके बच्चे हैं या आपके लिए मेंटेनेंस है वाइफ के लिए, तो आपने वक्ती तौर पे एक आर्जी तौर पर मेंटेनेंस का और एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं जो किसी भी स्टेज पे फाइल हो सकती है। और फैमिली कोर्ट जो है विदाउट द मेरिट जो है वो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करती है कि 10,000 15,000 नॉर्मली 6,000 to 10,000 के दरमियान करती हैं, अनलेस के ये इस्टेब्लिश किया जाए कि हस्बैंड की इनकम बहुत ज़्यादा है, तो 10 to 15,000 नॉर्मल प्रैक्टिस है, 6,000 से लेके। और जो है अगर हस्बैंड जो है इसकी कंपाइलेशन नहीं करता, इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, इसकी ओबीडियंस नहीं करता, तो हस्बैंड का जो है स्ट्राइकिंग आउट जो डिफेंस है, राइट टू डिफेंस होता है डिफेंडेंट का केस डिफेंड करने का, उसको स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है, उससे केस से डिबार्ड कर दिया जाता है। वो 17B की या 17(2) की आप एप्लीकेशन लगाते हैं, ये दोनों एक सेक्शन के अंदर ही मेंशन है। अब फैमिली कोर्ट के पास ये भी पावर है कि कमीशन इशू कर सकता है किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या किसी भी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए। अपीयरेंस थ्रू एजेंट इफ़ अ पर्सन रिक्वायर्ड इन दिस एक्ट टू अपीयर बिफोर अ फैमिली कोर्ट अदरवाइज देन एज अ विटनेस एज अ पर्दा नशीन द फैमिली कोर्ट में परमिट हर टू रिप्रेजेंटेड बाय ड्यूली ऑथराइज एजेंट। अगर कोई पर्दा नशीन लेडी है वो कोर्ट में नहीं आना चाह रही तो किसी अपने एजेंट को जो है नॉमिनेट कर सकती हैं और फैमिली कोर्ट अलाउ करेगा कि वो उसको रिप्रेजेंट करे। अब काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं कि फैमिली कोर्ट में कोर्ट फ़ीस क्या होती है। सेक्शन 19 हमें बताता है कि द कोर्ट फ़ीस जो फैमिली कोर्ट फ़ीस एक्ट के एक्सेप्शन क्रिएट की है, कोर्ट फ़ीस एक्ट में विद इन सूट की वैल्यू की आपकी कोर्ट फ़ीस होती है, लेकिन फैमिली कोर्ट में जो कोर्ट फ़ी है वो प्लान के मेमोरेंडम पे लगाई जाएगी, सिर्फ 15 रुपये है। और अगर कोई अपील भी है उसकी भी 15 रुपये है ओरिजिनल सूट की। फैमिली कोर्ट टू एक्सरसाइज पावर ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फैमिली कोर्ट शेल टू हैव ऑल द पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फैमिली कोर्ट्स के पास वो सारी पावर हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हैं अंडर द CRPC। मैंने पहले भी बताया था कि जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न है वो अफेक्टेड नहीं होंगी, वो प्रिजर्व रहेंगी। अब सेक्शन 22A है इंटरम ऑर्डर पेंडिंग सूट। द फैमिली कोर्ट में पास एनी इंटरम ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एनी प्रॉपर्टी टू डिस्प्यूट इन अ सूट एंड एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टी टू अ सूट द प्रिजर्वेशन ऑफ विच इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री एंड इफ एंड व्हेन पास। अगर फैमिली कोर्ट ये मुनासिब समझे कि भाई किसी को ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा उसको प्रोटेक्ट करना लाजमी है इस केस के डिस्प्यूट के लिए, तो फैमिली कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर सकती है कि इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व किया जाए। Bar on the injunction or issue of injunction by family court. Family court shall not have the power to issue injunction or stay any proceeding pending before the chairman or arbitration council. फैमिली कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी चेयरमैन या आर्बिट्रेशन काउंसिल जो या तो पार्टी में नेगोशिएट कर रही है, रिकन्सिलेशन करा रही हैं, चेयरमैन ऑफ यूसी का यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है उसके पास भी पावर है मियाँ बीवी के दरमियान उनको सुलह कराना, तो उनको रिकन्सिलेशन कराना, उनको फैमिली कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उसको स्टे किया जाए। एक और सवाल के वैलिडिटी ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस नॉट टू बी क्वेश्चन बाय द फैमिली कोर्ट। अब किसी कोई ऐसी मैरिज जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर रजिस्टर्ड है, उसकी लीगैलिटी के वाइड है, लीगल है, इलीगल है, उसकी वैलिडिटी फैमिली कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जाएगी। अ फैमिली कोर्ट शैल नॉट क्वेश्चन एनी वैलिडिटी ऑफ एनी मैरिज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस एंड नॉट शैल एनी एविडेंस इन दिस रिगार्ड देयर टू एडमिसिबल। अब ये भी बता दिया ना, तो फैमिली कोर्ट में ना फैमिली कोर्ट ये चीज़ क्वेश्चन करेगी, ना क्वेश्चन की जा सकती है, और ना इस मुताबिक कोई एविडेंस लिया जा सकता है, वो एडमिसिबल भी नहीं होगा। फैमिली कोर्ट टू इन्फॉर्म यूनियन काउंसिल ऑफ अ केस नॉट रजिस्टर्ड अंडर द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस। If any proceeding before a family court is brought to be notice of a court that a marriage is solemnized under Muslim family law, under the Muslim law after coming into force of Muslim family ordinance and has not been registered in accordance with the provision of the said ordinance and rule from then the court shall communicate such fact in writing to the union council for the area where marriage was solemnized. फैमिली कोर्ट जो है अगर कोई मैरिज जो है वो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुई तो फैमिली कोर्ट उसमें खुद इंटरफेयर नहीं करेगी, वो केस जो है यूनियन काउंसिल को फॉरवर्ड कर देगी, ये फैक्ट इंटीमेट कर देगी कि ये जो मैरिज है एज अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस रजिस्टर्ड नहीं हुई, इसको उसके साथ इसको देखा जाए। फैमिली कोर्ट डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। A family court shall be deemed to be a district court for the purpose of guardian and ward act, and notwithstanding anything contained in this act shall in dealing with the matter specified in that act follow the procedure prescribed in that act.
फैमिली कोर्ट जो है, अब हमारे यहाँ एक और प्रैक्टिस की चीज़, फैमिली कोर्ट जो है जब वो बच्चे का केस सुन रही होगी तो हमारे यहाँ गार्डियन जज अलग नहीं होते, वो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होते हमारे यहाँ भी। अब मैंने आपको स्केड्यूल पढ़ के बताया कि जो बच्चों का केस है वो फैमिली कोर्ट में ही फाइल होता है। जब भी फैमिली कोर्ट में बच्चे की कस्टडी डिसाइड होगी, विजिटेशन राइट डिसाइड होंगे, गार्डियनशिप का डिसाइड होगा, वही फैमिली कोर्ट जो जेएम की कोर्ट है उसको गार्डियन एंड वार्ड की कोर्ट बन जाएगी। और वो जो है ये केस डिसाते हुए वो डिस्ट्रिक्ट जज प्रिज्यूम की जाएगी, वो एज अ डिस्ट्रिक्ट जज वो कोर्ट एक्ट करेगी टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जब भी, अब इसमें एक और चीज़ जो आपको प्रैक्टिकली बताया जाए, इसमें आप जाके रिसर्च करेंगे, ये जो जब फैमिली कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगी, गार्डियन एंड वार्ड का जब बच्चे का केस होगा उसकी कस्टडी का, तो इसमें जो लॉ एप्लीकेबल है वो तो आपका गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, लेकिन जो इसकी जुरिसडिक्शन जो है, कोज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ है वो आपको फैमिली कोर्ट एक्ट रेगुलेट करेगा, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट रेगुलेट नहीं करेगा। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है कि अगर गार्डियन और वार्ड का कोई डिस्प्यूट है, उसकी जुरिसडिक्शन डिटरमिन करनी है, वो रेगुलेट जो है अकॉर्डिंग टू द गार्डियन वार्ड एक्ट नहीं होगा, वो फैमिली कोर्ट एक्ट के जो रूल्स हैं उसके थ्रू रेगुलेट होगा कि गार्डियन वार्ड एक्ट का केस कहाँ फाइल होगा। तो ये एक जो है एग्जाम्पशन है। एक चीज़ यहाँ काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि गार्डियन और वार्ड एक्ट जो है बिल्कुल अलग जज है, अलग चीज़ है। नहीं, यहाँ पे ने एक्सेप्शन दे दी कि फैमिली कोर्ट जो है, जो जेएम की जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वो गार्डियन और वार्ड एक्ट और डिस्ट्रिक्ट जज प्रिज्यूम की जाएगी जब वो जो है गार्डियन और वार्ड एक्ट के अंदर केस गवर्न कर रही होगी, उसका बच्चे का केस देख रही होगी, क्योंकि बच्चे का केस जो है फैमिली कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है, या विजिटेशन का है, या गार्डियनशिप का है। A family court shall be deemed to be a district court for the purpose of Guardian and Ward Act 1890, and notwithstanding anything contained in this act shall in dealing with the matter specified in the act follow the procedure prescribed in that act. Again, प्रोसीजर वही फॉलो करेगी जो गार्डियन और वार्ड एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन लॉ कौन से एप्लीकेबल है, जुरिसडिक्शन कौन सी डिटरमिन करेगी, वो फैमिली कोर्ट एक्ट करेगा। अब हमारे पास एक प्रोविज़न है कि फैमिली कोर्ट एक्ट से कोर्ट एक फैमिली कोर्ट से दूसरी तरह किस तरह ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इसमें हाई कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि पार्टी एप्लीकेशन लगाती है एक प्रोविंस से, या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, या एक फैमिली कोर्ट से दूसरे फैमिली कोर्ट केस ट्रांसफ़र कराया जाए, या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट, इस तरह हाई कोर्ट की डिस्कशन है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब हमारे पास सेक्शन 25B है, प्रोसीडिंग स्टे ऑफ अ प्रोसीडिंग बाय द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। Any suit or appeal or proceeding under this may be stayed by the district court if suit proceeding pending before family court within its jurisdiction by the high court। अब जो हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट्स के पास पावर है अंडर द अपील जो है वो प्रोसीडिंग स्टे कर सकते हैं, वो जो पेंडिंग है। पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 26 हमें बता देता है कि फैमिली कोर्ट्स के गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रूल फ्रेम करेगी। और जो फैमिली कोर्ट एक्ट्स के हमारे पास रूल हैं, जो प्रेस्क्राइब रूल हैं, प्रेस्क्राइब का वर्ड है वो सारे इसमें मेंशन है। तो हमारे यहाँ सेक्शन 26 कंप्लीट हो गए। स्केड्यूल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। अगेन फैमिली लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल मोस्टली जो डिस्प्यूट्स हैं वो फैमिली लॉज के हैं। अगर आप ये लॉ अच्छी तरह समझते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इन 2 लेक्चर्स में आपको प्रैक्टिकली इंसाइट शेयर की गई कि किस तरह गार्डियन और वार्ड एक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जज जिसकी जुरिसडिक्शन है वही फैमिली कोर्ट, जो जेएम है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है फैमिली जज वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज प्रिज्यूम होता है। लॉ जो एप्लीकेबल होगा जब वो बच्चे का केस डिसाइड करेगा वो गार्डियन वार्ड एक्ट होगा, लेकिन जब उसकी जुरिसडिक्शन डिटरमिन होगी तो फैमिली कोर्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपकी फ़र्दर क्लियरफाई हो जाएंगी। होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, यू हैव माई ईमेल, यू हैव माई नंबर, फील फ्री टू रीच आउट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।